जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को लगातार तैयार कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम और आप लोग प्रतिदिन रात में 8 बजे मिलते हैं और हम लोग आपकी आगामी परीक्षा के लिए संविधान विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इन विगत 3-4 दिनों में मैंने आपको संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है और आज हम उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में जो हमारा पिछला टाइमिंग था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति पे चर्चा करना शुरू किया था और मैंने आपसे कहा था मैं आपको राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी संवैधानिक प्रश्न हैं सब मैं हल करना सिखाऊंगा। तो हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल 52 को, 53 को, 54 को, 55 को, 56 को और 57 को, यहां तक की बात हमने करने का काम किया था। हम लोग इस श्रृंखला को उससे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बच्चे आप में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जा करके पहला वीडियो भी देख सकते हैं। ये उसका दूसरा भाग है। आज हम लोग राष्ट्रपति के दूसरे सेगमेंट को शुरू करेंगे और आज हम राष्ट्रपति के आर्टिकल 58 से आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने आर्टिकल 52 में पढ़ा था कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। 53 में बोला गया था राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्ति होंगी जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। उनका अधीनस्थ कौन है ये यहां नहीं बताया गया था। आर्टिकल 74 में बताया गया है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह दिया करेगी काम करने के लिए। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति रखता है। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री में पाई जाती है। हाँ, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन वो किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस भी कर सकता है, लेकिन दोबारा अगर वही सलाह संशोधन सहित या संशोधन रहित भेज दिया जाएगा तो साइन करने के लिए क्या हो जाएंगे? फिर वो बाध्य हो जाएंगे। आर्टिकल 54 में बताया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेगा। उनके निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के सारे निर्वाचित मेंबर मतदान करेंगे। राज्यों की विधानसभा के सारे निर्वाचित मेंबर मतदान करेंगे। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित लोग मतदान करेंगे। तो कौन मतदान नहीं करेगा? संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत मेंबर मतदान नहीं करेंगे। राज्यों की विधानसभा के मनोनीत मेंबर मतदान नहीं करेंगे। विधान परिषद का कोई सदस्य चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत वो मतदान नहीं करेगा। और जम्मू कश्मीर की दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के भी जो मनोनीत लोग होंगे वो मतदान करने का काम नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको सिखाया था आर्टिकल 55 जिसमें बताया गया था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसके निर्वाचन की रीति बताई गई थी। बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, यानी सीधे जनता मतदान नहीं करेगी, सांसद और विधायक मतदान करेंगे। समानुपातिक मत पद्धति पर होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर होगा, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा और कोटा सिस्टम पर होगा। जरा बताइए आप मुझे कमेंट करके कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुल वैध मतों का कितना % वोट पाना पड़ता है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया था आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 साल होगा। शपथ ग्रहण से 5 साल होगा। हाँ, उनका पद 5 साल के बीच में भी रिक्त हो सकता है। कैसे रिक्त हो सकता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे दे तब पद क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाए तब पद क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। और अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग पास हो जाए, उनको पद से हटा दिया जाए तो उनका पद क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल किसको देते हैं? राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं तो तत्काल इसकी सूचना किसको देते हैं? फिर मैंने आपको आर्टिकल 57 पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या कोई बना है एक से अधिक बार राष्ट्रपति? बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हमारे यहाँ, 1952 से 57 और 57 से लेकर के 62 तक। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि अमेरिका में नियम है कोई 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हमारा संविधान इसमें क्या कहता है? कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा बार, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति हमारे यहाँ कोई व्यक्ति बन सकता है। आप कमेंट करके बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। आज हम लोग इस सेगमेंट को भी यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आज हमको पढ़ना है अनुच्छेद 58 के बारे में। क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अनुच्छेद 58 के बारे में। आर्टिकल 58
इसमें क्या बताई गई है भाई, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को भारत देश में राष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये इसमें बताने का काम किया गया है। आइए देखते हैं क्या योग्यता बताएगी। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भैया आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भारतीय नागरिक होगा, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। आप जानते रहेंगे, एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिए। भारत में किसी भी संवैधानिक पद पर जाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना संवैधानिक पद है, नागरिक होना जरूरी होता है। आप नागरिक जन्म से हैं, वंश से हैं, पंजीकरण से हैं, देशीकरण से हैं कि अर्जित भूभाग से हैं, कौन से तरीके से आप नागरिक बने हैं, कब बने हैं, ये मायने नहीं रखता। आप अगर अभी भारत के नागरिक हैं तो अभी आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ पाए? कोई ऐसी समय सी बाध्यता नहीं होती। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या योग्यता है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 35 वर्ष की आयु क्या करनी पड़ेगी, उसकी पूर्ण हो, यानी वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और कम से कम 36 साल का हो, 36वें में चल रहा हो। 34 पूरा करके 35 में ना हो, 35 की आयु पूरी होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 35 साल का हो। याद करके रखेंगे। तीसरी योग्यता क्या है, उस व्यक्ति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यही ऐसा पॉइंट आएगा जो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहां मेरे भाई, मेरे बाबू, मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। यहां मैं ये कह रहा हूं राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को अंदर लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर हो ऐसा नहीं कहा जा रहा। जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति में क्या कहा जाता है, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, लाभ के पद पर ना हो, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, यानी एक साथ दो पद पे नहीं हो सकता, लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ये लाभ का पद क्या होता है, ये लाभ का पद क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूं कि लाभ का पद क्या होता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, समझेंगे बहुत ध्यान से। इसके अलावा कुछ अन्य योग्यताएं क्या बताई गई हैं, ध्यान समझेंगे। कुछ अन्य योग्यता क्या बताई गई हैं, अगर ताकि फालतू में कोई राष्ट्रपति का चुनाव ना लड़े, इसके लिए क्या किया गया है, कुछ अलग से प्रावधान किए गए। जैसे अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ये जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं उनमें से 50 प्रस्तावक होना चाहिए और दूसरे 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या समझेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से हम और आप लोग नहीं बनेंगे, जो उनके चुनाव में वोट देता है। चुनाव में कौन वोट देता है, संसद और विधानसभा के लोग। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए निर्वाचक मंडल से। देखेंगे, वही प्रस्तावक वही अनुमोदक नहीं हो सकता, 50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए और 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए। 50 लोग उनके नाम का प्रस्ताव करें कि व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और दूसरे 50 लोग उसका समर्थन करें, यानी निर्वाचक मंडल से कम 100 लोग ये कहेंगे कि ये हो सकता है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा उस जो व्यक्ति उस चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 की जमानत राशि क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 15,000 की जमानत राशि उसको निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और शर्त क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति कोई चुनाव लड़ा और उसको जितना वोट पड़ा उसका अगर 1/6 मत नहीं मिला, जितना वोट पड़ा और उसका उनको 1/6 मत नहीं मिला, तो जमानत राशि है ना, ये क्या हो जाती है, ये जब्त हो जाती है। कहाँ जब्त हो जाती है, तो जब्त होकर के आरबीआई में चली जाती है। आरबीआई में क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। अभी मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 साल का हो, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या अभी बताता हूं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए,
50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 की जमानत राशि होनी चाहिए, और अगर 1/6 वोट नहीं पाएगा तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये योग्यता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आर्टिकल 59। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है अनुच्छेद 59 या आर्टिकल 59। हाँ, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद की शर्त। क्या बताई गई है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति पद की शर्त के लिए क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद की शर्त। अब इस शर्त क्या होता है, देखिए शर्त क्या होता है। देखिए योग्यता और शर्त में क्या अंतर है। किसी पद पर जाने के लिए जो जो क्वालिटीज व्यक्ति के पास होनी चाहिए उसे योग्यता बोलते हैं, और पद पर पहुंच जाने के बाद व्यक्ति पर जो नियम कानून लागू होता है उसे शर्त बोला जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत देश में है और उसको दरोगा बनना है। दरोगा बनने की योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन किया हो, निश्चित ऊंचाई हो, दिव्यांग ना हो, दरोगा बन जाएगा। लेकिन दरोगा बनने के बाद शर्त लागू होगा। शर्त क्या है, वर्दी पहनना पड़ेगा। शर्त क्या है, सैलरी मिलेगी। शर्त क्या है, थाने में जाना पड़ेगा। तो किसी पद पर जाने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उसे योग्यता या अर्हता कहते हैं। और जब किसी पद पर आप पहुंच जाएंगे, जब किसी पद पर आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो जो शर्त, जो जो कंडीशन लागू होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शर्त। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो उसके ऊपर क्या शर्त लागू है। पहली शर्त क्या लागू होती है राष्ट्रपति बनने के बाद, पहली शर्त है राष्ट्रपति बनने के बाद कार्यकाल के दौरान, क्या बोला गया है, राष्ट्रपति बनने के बाद कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर नहीं जाएगा। क्या बोलेंगे, कार्यकाल के दौरान वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं जाएगा। यानी अगर लाभ के पद पर है तो चुनाव लड़ भी नहीं सकता। और दूसरी शर्त क्या है, अगर राष्ट्रपति बन गए तब भी आप लाभ के पद पर नहीं जा सकते। लाभ का पद आसान भाषा में समझ लीजिए, डिटेल में भी समझाऊंगा। आसान भाषा का मतलब है कोई ऐसा पद नहीं लेंगे जहां से सरकारी वेतन मिलता हो, बाकी भी समझाता हूं। तो कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर नहीं जाएगा, ठीक। अब फिर क्या बोला गया, बोला गया भारत की जो संचित निधि है, कहां से है, हमारे भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि पर भारित इनको कितना वेतन मिलता है, इनको 5 लाख का वेतन मिलता है। कितना, 5 लाख का इनको वेतन मिलता है। और रिटायर होने के बाद इनको पेंशन भी मिलता है। 5 लाख का वेतन कहां से मिलेगा, संचित निधि से। और बाद में रिटायर होंगे तो क्या होगा, पेंशन भी मिलेगा। इसके अलावा वेतन बहुत सारे किस्म का इनको भत्ता मिलता है और इनको पेंशन भी मिलता है। एक बार में कहें तो इनको बहुत सारी परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। परिलब्धि का मतलब होता है कि किसी पद के साथ जो जो सुविधाएं जुड़ी हों उसे परिलब्धि कहा जाता है। जैसे परिलब्धि का मतलब क्या हो गया, इनको दिल्ली में एक फ्री का घर मिलेगा, इसे कहा जाएगा राष्ट्रपति भवन। बहुत सारे नौकर चाकर मिलेंगे, पूरा प्रोटोकॉल जो होगा वो परिलब्धि में क्या होता है, शामिल हो जाता है। तीसरी शर्त क्या बोला गया है, तीसरी शर्त कहा गया अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो कार्यकाल के दौरान अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो कार्यकाल के दौरान संसद यानी लोकसभा व राज्यसभा, कार्यकाल के दौरान संसद व विधानमंडल सदस्य नहीं बनेगा। क्या बोला गया, कार्यकाल के दौरान संसद व विधानमंडल सदस्य, कार्यकाल के दौरान संसद व विधानमंडल सदस्य नहीं बनेगा, ये शर्त है। नहीं आप सोचिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद आप सांसद और विधायक बन जाइए, तो ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन मान लीजिए कोई पहले से है, चुनाव लड़ने के पहले अगर कोई पहले से सांसद या विधायक है, कोई पहले से है तो क्या होगा, तो निर्वाचन की तिथि से, जिस दिन चुनाव जीतेंगे निर्वाचन की तिथि से पद रिक्त माना जाएगा। निर्वाचन की तिथि से क्या होगा, पद रिक्त माना जाएगा। ध्यान समझिए क्या बता रहा हूं। कार्यकाल के दौरान ना तो संसद का सदस्य बनेंगे, ना तो सांसद बनेंगे, ना तो विधायक बनेंगे। मान लीजिए पहले से कोई व्यक्ति सांसद विधायक है तो चुनाव, ध्यान समझेंगे,
नेताओं ने हमारे लिए क्या व्यवस्था किया है कि अगर हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो और हम इंटर कॉलेज के टीचर हों तो पहले इस्तीफा दें, क्योंकि लाभ के पद पर हैं। अपने लिए क्या नियम बनाए हैं कि अगर खुद सांसद और विधायक हैं तो चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का, जीत गए तो सांसदी चली जाएगी, हार गए तो फिर से आके सांसद बन जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो चुनाव लड़ लेगा, चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीत जाता है, जिस दिन चुनाव जीतेगा उसी दिन उसकी संसद और विधानमंडल की मेंबरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो 58 में योग्यता बताई गई, 59 में क्या बताया गया, शर्त बताया गया। अब अगला है संविधान का अनुच्छेद 60। अगला क्या है, आर्टिकल 60। ऐसे में धीरे धीरे करके आपको लगभग पूरी पॉलिटी के सेगमेंट में क्या करूंगा, आपको समझाने का काम करूंगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब जानते हैं, रोज मैं रात में 8 बजे आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। आप सब लोग आकर के मेरे साथ प्रैक्टिस किया करिए, ठीक ना। अनुच्छेद 60 में क्या बताई गई है, 60 में बताया गया भैया शपथ। क्या बताया गया, शपथ, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। 60 में बताया गया कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। अभी मैंने परसों ही अनुसूचियों पर एक वीडियो मेरा गया है, परसों ही, जो नहीं देखे जाकर के देख लेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शपथ कौन सी अनुसूची में है। जरा कमेंट करके बताइए मुझको तो राष्ट्रपति की शपथ कौन सी अनुसूची में है। देखिए, अनुसूची के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CJI। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि जल्दी पूछता नहीं, लेकिन आप जान लेंगे ये क्या शपथ लेते हैं, तो ये संविधान के रक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण की शपथ लेते हैं। ये संविधान के रक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण की शपथ लेते हैं। तो क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या किया जाएगा, इनको शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। दो बातें यहां से आपको और जानना है। अगर कभी ये पूछा जाए इनके शपथ का प्रारूप कहां बताया गया है, तो मैंने आपको सिखाया है कि भैया जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं सबकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका नहीं है। राष्ट्रपति का कहां है, आर्टिकल 60 में। उपराष्ट्रपति का कहां प्रारूप है, 69 में। और राज्यपाल का कहां है, 159 में। बाकी सांसदों का प्रारूप कहां है, अनुसूची 3 में। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या बोलकर शपथ लेंगे, प्रारूप का मतलब क्या होता है कि क्या बोलकर शपथ लेंगे। तो इनकी शपथ का प्रारूप कहां है, आर्टिकल 60 में। अनुसूची 3 कभी मत बोलिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। और दूसरा है, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब शपथ कौन दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश बीमार हो गए, लूज मोशन हो गया, बिटिया ब्याह पर गया, तो कौन शपथ दिलाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज होगा वो क्या करेगा, वो शपथ दिलाएगा। अब यहां से एक नया क्वेश्चन पैदा होता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज किसको माना जाए। नया प्रश्न पैदा होगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज किसको माना जाए। वरिष्ठ जज का मतलब क्या होता है, किसको वरिष्ठ माना जाए। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 जज हैं। एक मान लीजिए हमारे यहाँ जज है, उसका नाम है ए, एक जज का नाम है बी। ए जो जज है, इसको जज के रूप में काम करते 6 साल हुआ और उम्र इसकी 52 साल है। बी नाम का जो जज है, इसे काम करते हुए 9 साल हुआ और उम्र इसकी जो है वो 48 साल है। अब वरिष्ठ किसे माना जाए, जिसको काम करते ज्यादा समय हुआ है कि जिसकी उम्र ज्यादा है। तो ध्यान देंगे, वरिष्ठता का मानक उम्र नहीं होती। वरिष्ठता का मानक क्या है, वरिष्ठता का मानक सेवा है। क्या है, सेवा है। यानी यहां पर बी को क्या माना जाएगा, यहां पर बी को वरिष्ठ माना जाएगा। यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर बी को वरिष्ठ माना जाएगा। किसको, बी को वरिष्ठ माना जाएगा। उम्र नहीं, जिसने ज्यादा समय तक काम किया होगा उसे क्या किया जाएगा, उसे वरिष्ठ माना जाएगा। तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, चाहे आप इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, चाहे जैसे लिख लीजिएगा, या नोट डाल के लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे कि वरिष्ठता का मानक उम्र नहीं सेवा है। वरिष्ठता का मानक उम्र नहीं सेवा है। क्या बोलेंगे, वरिष्ठता का मानक उम्र नहीं सेवा है। ये जानते रहेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे। तो भैया 58 में शर्त, 58 में योग्यता, 59 में शर्त और 60 में क्या है, 60 में है शपथ।
बीच में ये मुद्दा विवाद का विषय बन गया था कि राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है कि नहीं होता। जहां तक मैंने पढ़ा है, राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है। जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब राष्ट्रपति से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग से। किससे पूछा जाएगा? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो महाभियोग से। महाभियोग पे चलने से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं लाभ के पद के बारे में। क्या सीखना है? ये लाभ का पद क्या होता है, ये लाभ का पद क्या होता है। बार बार आप संविधान में परेशान रहेंगे कि लाभ का पद क्या होता है, तो मैं आपको एक बार में आके सिखा देता हूं कि लाभ का पद क्या होता है, समझेंगे। पहले तो आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए संविधान में लाभ के पद को कहां परिभाषित किया गया है। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे हमारे संविधान में, आप कहेंगे कि हमारे संविधान में कहीं पर भी, बहुत ध्यान समझेंगे, बता रहा हूं, पूछा जाएगा संविधान में लाभ का पद कहां परिभाषित किया गया, तो क्या कहेंगे? संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया, स्पष्ट शब्दों में कहीं नहीं बताया गया है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि लाभ का पद कौन सा पद होगा, परिभाषित नहीं है। फिर क्या बोला गया, समझेंगे। तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, कौन डिसाइड करेगा कि लाभ का पद है कि नहीं है? तो इसके लिए पूरी पावर मेरे भाई संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को पूरी पावर दिया गया है कि आप डिसाइड करिए ये पद लाभ का पद है कि नहीं। और संसद ने क्या नियम बनाया? संसद ने कहा अगर कोई ऐसा पद जिस पर काम करने के लिए व्यक्ति को संघ से वेतन आता है, या काम करने के लिए व्यक्ति को राज्य से वेतन आता है, या काम करने के लिए व्यक्ति को स्थानीय निकाय यानी पंचायत और नगर पालिका, अगर स्थानीय निकाय से यहां से वेतन प्राप्त करता है व्यक्ति, तो उसके पद को लाभ का पद माना जाएगा। यानी अगर आप इंटर कॉलेज में टीचर हैं तब भी आप लाभ के पद पर हैं, दरोगा हैं तब भी आप लाभ के पद पर हैं, ठीक। यानी अगर आप ऐसे किसी पद पे बैठे हैं जहां आपका वेतन संघ से आता है, या राज्य से आता है, या स्थानीय निकाय से आता है, तो आपका पद लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला, कहा लेकिन अपवाद क्या है। इन्होंने, भाई इनके पास पावर थी, तो संसद ने कहा 4 पद ऐसे हैं जो कि लाभ के पद, इस परिभाषा के हिसाब से लाभ के पद में आते हैं, लेकिन उनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कौन कौन से? तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद, इन्होंने कहा उपराष्ट्रपति का पद, और इन्होंने कहा राज्यपाल का पद। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, और जो लोग संघ व राज्य में मंत्री होते हैं, क्या होते हैं? जो लोग संघ व राज्य में मंत्री होते हैं, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। यानी परिभाषा के हिसाब से इनका, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ के मंत्री, इनका वेतन संघ से आता है, राज्यपाल और राज्य के मंत्री का वेतन जो है वो राज्य से आता है, लेकिन फिर भी इनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि संसद को ही डिसाइड करना था, तो संसद ने क्या कर दिया, ये डिसाइड कर दिया। तो आपसे कोई पूछे लाभ का पद क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे लाभ के पद का मतलब होता है कि कोई ऐसा पद जिस पर काम करने के लिए संघ से या राज्य से या स्थानीय निकाय से वेतन मिलता हो, लेकिन कोई पद, देख समझिए, कोई पद अगर इस परिभाषा के हिसाब से लाभ का पद नहीं है, फिर भी उसको लाभ के पद कौन ला सकता है? संसद ला सकती है। और कोई पद लाभ के पद की परिभाषा में आ रहा है, फिर भी उसको लाभ के पद के दायरे से कौन बाहर कर सकता है? फिर भी उसको संसद क्या कर सकती है? वो लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। यानी किसी भी पद को लाभ का पद घोषित परिभाषा के अलावा भी घोषित करना या उससे बाहर करना किसका काम होगा? ये हमारे यहाँ भैया, ये काम होगा किसका? ये काम होगा संसद का। मैंने हर उस बारीक पॉइंट पे आपके साथ चर्चा किया है जहां से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर उस बारीक पॉइंट पे चर्चा किया है। अब हम चर्चा करेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जो है महाभियोग। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, उसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं महाभियोग कैसे पास किया जाता है। ठीक,
राष्ट्रपति को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राष्ट्रपति में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आजकल बिटवीन द लाइंस पूछे जाने लगे हैं। यानी वो दौर अब नहीं रहा तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, अब पूछेगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जिसको देगा उसकी सूचना किसको देगा। तो राष्ट्रपति के एक एक खंड को, एक एक टॉपिक को अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको कोई आगे समस्या नहीं होगी। तो मैंने आपको 52 में ये बताया कि भैया राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। 53 में कहा गया सारी कार्यपालिका शक्ति उनके पास है। 54 में कहा गया कौन कौन उनको मतदान करेगा। 55 में बोल दिया गया कि भैया उनका चुनाव कैसे होगा। 56 में कार्यकाल बता दिया गया। 57 में कहा गया कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में पूरी योग्यता बता दिया गया। 59 में शर्त बता दिया गया। 60 में क्या, शपथ बता दिया गया। और मैंने आपको समझाया कि लाभ का पद किसे कहा जाता है। ठीक ना, इतना मैटर मैंने आपके सामने कंक्लूड किया। देखिए आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल 62 में कहा गया है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना कंपलसरी होगा। 6 महीने से ज्यादा आप चुनाव को डिले नहीं कर सकते। और आपको जान के आश्चर्य होगा 6 महीने से ज्यादा चुनाव डिले नहीं हो सकता। ये बात केवल पंचायत के बारे में और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कही गई है। बाकी सांसद, विधायक, किसी के चुनाव के बारे में, उपराष्ट्रपति तक के बारे में क्या कहा जाता है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। 6 महीने में चुनाव होना कंपलसरी हो, ऐसा केवल पंचायत में कहा गया है, पंचायतों के लिए, और ऐसा केवल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहा गया है। थोड़ा अब पंचायतों के चुनाव का महत्व भी समझिए। अभी गांव में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अगर आप एक खराब सांसद चुनते हैं, ध्यान समझेंगे, अभी हमारे यहाँ गांव में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बहुत सावधानी से आपको पंचायत के चुनाव में मतदान करना है। एक खराब सांसद अगर आप चुनेंगे, एक खराब विधायक अगर आप चुनेंगे और एक खराब अगर आपने प्रधान चुन लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान जो आपको होगा वो खराब प्रधान के द्वारा होगा। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को, जो बहुत मूलभूत योजनाएं हैं, जो हमारे रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करने का जिम्मा पंचायतों को ही दिया जाता है। तो प्रधान के हाथ में बहुत ही जमीनी और बहुत ही आवश्यक योजनाएं उनके पास आती हैं जो मूलभूत होती हैं। एक बार हाईवे नहीं बना होगा तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर मनरेगा में नौकरी नहीं मिला तो खाने का लाला पड़ जाएगा। अगर वृद्धा पेंशन नहीं मिली तो बुढ़ापा नहीं कटेगा। अगर दिव्यांग पेंशन नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो इसीलिए प्रधान चुनते टाइम न केवल अपनी आवश्यकता का बल्कि योजनाओं को भी ध्यान में रखिए। ऐसा प्रधान चुनिए जो आपके लिए ब्लॉक से योजनाएं ला सके, जो आपकी योजनाओं को सही से क्रियान्वित कर सके, जो आपके लिए क्या हो मैदान में खड़ा दिखे। आजकल सारे जो हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले आपको नेता नहीं बेटा ही बने दिखेंगे, लेकिन चुनिए उसको जो ना नेता हो ना बेटा हो, सिर्फ प्रधान हो। प्रधान चुनिए। नेता बहुत हैं, बेटा तो आपके यहाँ ही बहुत है, हम लोग बेटे ही तो हैं। नेता बहुत हैं, बेटा बहुत है, प्रधान चुनिए। तो आपको जानना है कि प्रधान का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। तो राष्ट्रपति के विषय में मैंने आपको एक एक करके सारी बातें क्या किया, कंक्लूड किया। कुछ 2-4 तथ्य मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में और बताता हूं। जैसे पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। एक ही राष्ट्रपति हुए, कौन, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए हैं। फिर पूछा जाएगा कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे न्यूनतम वोटों से जीते थे, न्यूनतम अंतर से जीते थे। तो बीपी गिरी ये सबसे न्यूनतम अंतर से क्या किए थे, जीते थे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट होने के बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। तो क्या बोलेंगे, नीलम संजीव रेड्डी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जो आज पूछे जाते हैं। देखिए कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि राष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। अभी यूपी पीसीएस का 2025 का एग्जाम हुआ, उसमें 4 उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कुछ था नाम दे करके, और चारों को असेंबल करने के लिए पूछ लिया। तो ये आपके खुद के द्वारा तैयार किया जाने वाला विषय है। आप सारे राष्ट्रपति का नाम, उनका सन कमरे में लिख करके चिपकाएंगे, देखते देखते आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक ना। जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन, पहला राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी राष्ट्रपति कौन है, मुझको बताने की आवश्यकता नहीं, अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में सारे तथ्यों को यहां तक कंक्लूड किया है। महाभियोग एक विस्तृत विषय है। महाभियोग पर हम लोग एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। महाभियोग चूंकि बहुत व्यापक टाइम लेगा महाभियोग, तो महाभियोग को व्यापक चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी जानना है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आपको राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको व्यापक चर्चा करूंगा। वीटो पावर पे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको वीटो पावर भी कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारे आपके राष्ट्रपति का दूसरा सेशन था।
ठीक ना। इस सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको इस राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नया वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी सफलता प्राप्त करिए और आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।